तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे जूठन चैप्टर, ठीक, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। टोटल ये जो पीडीएफ है वो सारे के सारा बुक में जो आपका लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे हम उतार दिए, क्योंकि बुक में जो होता है ना वो इतना छोटा रहता है कि कैमरे में देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारा के सारा यहाँ पे नोट कर दिया और पूरे अच्छे तरीका से हम लोग समझेंगे। आप केवल ध्यान से सुनिएगा और जो हम टिक लगा देंगे उनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास के लास्ट में हो सके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जूठन जो चैप्टर है उनका लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन चैप्टर का लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। उनका जन्म स्थान था बरला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। कहाँ पे था? यूपी में था। उनके माता का नाम मुकुंदी एवं पिता का नाम छोटन लाल था। माता के नाम क्या था? मुकुंदी एवं पिता के नाम छोटन लाल। इनकी जो शिक्षा हुआ वो यानी कि एकदम समझिए कि प्राइमरी स्कूल से हुआ, ठीक। और 11वीं परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से इन्होंने किया, लेकिन 12वीं परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गई। उसके फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़ करके और डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में चले गए, यानी कि ये 1 साल यानी कि गैप हो गए जब क्रॉस लग गया इनको। तो कई वर्षों तक इनका पढ़ाई बाधित रहा। 1992 ईस्वी में जाकर के हेमंतवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से एमए किया, यानी कि 1992 में इन्होंने क्या किया? एमए किया। 12वीं कक्षा में इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस के नौकरी की। उसके बाद यानी कि इन्होंने फैक्ट्री चंद्रपुर हो गया, उनमें जाकर के और नौकरी की। इनके जो सम्मान मिला वो इम्पोर्टेंट में आपका है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 1993 में मिला। परिवेश सम्मान 1995 में मिला। जय श्री सम्मान 1996 में मिला। उसके बाद कथा काम सम्मान 2000 में मिला। तो आपको जो जो हम टिक लगा देते हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब है कि इनके प्रमुख कृतियां। तो जूठन एक प्रमुख कृति है इनका, आत्मकथा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जूठन क्या है, तो आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद सलाम, घुसपैठिए, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, ये कविता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित किया, यानी कि महाराष्ट्र में इन्होंने नाट्य स्थापित किया, यानी कि नाटक का जो होता है ना वो स्थापना की। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, ठीक है। उसके बाद इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया, यानी कि नाटक जो लिखे उनके बाद इन्होंने उनमें अपना अभिनय भी रोल भी लिया। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभाड़ और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह साहित्य में भी दलित चेतना का भावधारा विकास हुआ। यह समाज साहित्य की हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियों टूट रही है या ढीली पड़ रही है। वैज्ञानिक परिदृष्टियों, समाजवादी वैचारिक जागरण, मानव
धिक्कारवाद और लोकतंत्र के युग में समानती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था अमूल बदलनी चाहिए। यानी कि इनका मान है कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। उस युग मध्ययुगीन संस्कारों से उभरकर समता, न्याय, बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कार्यकलाप करना चाहिए। ये बोलते हैं कि यानी कि उनसे ऊपर उठ करके, भेदभाव से हट करके और अपना सामाजिक के प्रति अपना काम धाम करना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ने वाले जो पिछड़ा दलित वर्ग होते हैं ना, उनको उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग के विभेद को हटा देना चाहिए, उसको पीछे कर देना चाहिए। और संकल्प और विचार यही इनका सार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो दलित आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से जुड़े थे? दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से समता, न्याय, मानवतावादी पर टिकी हुई है। और यानी कि उनका सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं को संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरण और फॉर्मूलों के सहारे नहीं लिखते, बल्कि उन्होंने लेखन में जीवन को अनुभव करके उसके बाद लिखते हैं। नवीन रचना संस्कृति अभिव्यक्ति होती है। दलित और जीवन का रोष, आक्रोश वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्ठी में कलाकर रचना की नई इबादत पेश करते हैं। यानी कि इन्होंने सबको देख करके और एकदम बढ़िया से यानी कि रचना किए। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो आत्मकथा जूठन है ने व्यापक पाठक वर्ग पर ध्यान आकृष्ट किया है। यानी कि जूठन के माध्यम से जो है कि व्यापक यानी कि पाठक पर आकृष्ट किया है। उनकी आत्मकथा जो यहाँ पर प्रस्तुत है उस संकलित अंश वानगी के रूप में है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। यहाँ संकलित अंश अंतररंजित और वास्तविक है। यानी कि ये जो है सो वास्तविक है। वास्तविकता माटी और पानी सरीखा का रंग है। इसके रचनात्मक गति की विशेषता यह है कि अपनी संवेदना और मर्मज्ञ स्पर्शिता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। यानी कि जूठन जो चक्र है तो इनमें एक यानी कि मन पर एक छवि छोड़ जाती है। अब देखिए ये था इनका परिचय। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जूठन चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक। एक रोज हेड मास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैं डरते डरते धीमी स्वर में अपना नाम बताया। हेड मास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। यानी कि हेड मास्टर को देखते ही बच्चे क्या होते थे? सहम जाते थे, डर जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी शहादत थी। यानी कि पूरे स्कूल में उनका जोर जबरदस्त चलता था। सब बच्चे उनसे डरते थे। चूहरे का है हेड मास्टर का दूसरा सवाल पूछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ बना ले और पत्तों वाली झाड़ बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चकमा दे जैसा शीशा। यानी कि इनको कहा कि पेड़ पर चढ़ करके और वहां पर एक यानी कि झाड़ उतार लेने के लिए और उससे अपना झाड़ी बनाने के लिए ताकि वे बढ़िया लगे। उस पर चढ़ जाने के लिए बोले। पूरे स्कूल को चकमा देने के लिए यानी कि ऐसा बनाना है। तेरा तो यो खानदानी काम है। यानी कि वे इनको कहे कि तेरा तो खानदानी काम है, जा फटाफट चढ़ जा और काम कर लग जाओ। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे, बरामदे,
साफ कर दिए, तभी वे खुद चढ़ करके आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान था। मेरे वजूद से कोई गुना बड़ा था, जिसने साफ करने की मेरी कमर दर्द करने लगी और धूल से चेहरा सिर फट गया, यानी कि बहुत बड़ा था। उनको साफ करते करते पूरा चेहरा धूल से भर गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी, यानी कि साफ करने के बाद। मेरी कक्षा में बाकी जो बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन मेरा निगाह जो उनका था, मुझको ही किसी भी चीज सतर्क नहीं थी। बैठे हुए थे, लेकिन एक तरफ रहे थे, देख रहे थे, झाड़ लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था, यानी कि बचपन से लेकर के और आज तक उतना काम नहीं किया था। पूरा दिन यानी कि झाड़ लगाता रहा। इनको शुरू से लेकर के और अभी तक के उम्र में इतना बड़ा काम इनको नहीं मिला था। वैसे घर में भाइयों को मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ का काम लगा दिया, यानी कि फिर से इनको झाड़ का काम लगा दिया। पूरे दिन यानी कि झाड़ ही लगाते रहे। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दिया कि उनकी दहाड़ सुन करके मैं थर थर कांपने लगा। एक प्यारी लड़की ने चिल्ला कर कहा, हाँ साहब, वो बैठा है कोने में, यानी कि मैंने दुबक करके यानी कि बैठ गया था, लेकिन हेडमास्टर को बता दिए। हेडमास्टर ने लपक करके मेरी गर्दन दबोच ली और उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर चढ़ रहा था और जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच करके नहीं ले जाता है, उस प्रकार से यानी कि कक्षा से बाहर खींच करके ले गए और चीख कर बोले कि जा, पहले पूरे मैदान में क्या लगा, झाड़ू लगा। यानी कि पहले झाड़ू जो होता है ना, जिसको सफाई कहते हैं, तो सफाई कर। भयभीत होकर के मैंने 3 दिन पुरानी वह शीशम की झाड़ उठा ली और मेरी तरफ ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे, यानी कि उसका पत्ता यानी कि झड़ने लगा था। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। झाड़ जानते हो, इसको झाड़ू नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी, यो के क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी कहा करते थे, यानी कि ओम प्रकाश के पिताजी जो थे, इनको प्यार से क्या कहते थे? मुंशी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए और मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी क्यों रोते हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? मेरी हिचकियां बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दिए कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ छीनकर फेंक दिया और उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई और हमेशा दूसरों के सामने कमान बनकर रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाकर
फड़फड़ाने लगे और चीखने लगे कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। यानी कि इनके पिताजी गुस्सा में हो गए और बोले कि कौन है जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहे हैं। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई, जिसे सुनकर के हेड मास्टर और सहित सभी मास्टर आ गए। कलीम राम हेड मास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस से और हौसले से पिताजी ने हेड मास्टर का सामना किया, उसे मैं कभी भूल नहीं पाया। यानी कि हेड मास्टर से एकदम कड़ी आवाज में सामना किया। मेरी माँ की मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं तगाओं यानी कि हिंदू मुसलमान जो होते हैं उसके घर तथा घेर तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। उनकी मम्मी इस कामों में मेरी बहन, बड़ी भाभी जसवीर और जनीसेर 2 भाई माँ को हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। यानी कि भाई जो थे वो यानी कि सुखवीर तगाओं के यहाँ काम करते थे। प्रत्येक तगा के घर में 10-15 मवेशी यानी कि गाय भैंस होते थे, सब मिला करके। तगा यानी कि जो मुस्लिम होते हैं ना, उनको कहते हैं। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर यानी कि ले जाना उपले बनाने के लिए। उपले जानते हैं आप लोग? उपले यानी कि जो गोला गोला नहीं होते जिसको हम लोग चिपड़ी बोलते हैं, तो उनको कहते हैं, जो सर्दी के दिनों में अपना बहुत ज्यादा काम आता था। गाय भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती होती थी, और रात भर जानवरों को गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिन बाद यानी कि एक बार पाती बदली जाती थी। यानी कि जो पाती जो होते हैं ना, जो जहाँ पर गाय भैंस यानी कि बांधा जाता है और उसको साफ सफाई करते हैं, तो 10-15 दिन में एक बार। फिर उसके बाद सूखी जो पत्ता होता था यानी कि कोरा कोरा टाइप यहाँ पर बिछा दिया जाता था। इतने दिनों में दलानों की जो बड़ी दुर्गंध होती है, उसमें गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता था। बेहद तकलीफ होती थी। दुर्गंध से सिर भीना जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा दुर्गंध लगता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर के पीछे का फसल, 5 सेर अनाज, यानी कि लगभग 2.5 किलो अनाज मिलते थे। कितना अनाज मिलते थे? 2.5 किलो। 10 मवेशी वाले से साल भर 25 सेर यानी कि 12-13 किलो साल भर में मिल जाते थे। ठीक। घर के समय घर से बची कुची जो रोटी होती थी वो इनको मिल जाता था खाने के लिए। आटे भूसी मिलाकर के अपना बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। और शादी ब्याह के मौका पर जो होते हैं ना, जब मेहमान बारात खाना खा रहे थे तो उसमें चूल्हे दरवाजे के बाहर खड़े होकर के और टोकरे लेकर के बैठे रहते थे। और बारात का खाना जब खा लेते हैं तो जूठी जो पत्तल होते हैं ना, उनको यानी कि उठा करके इसमें डालते हैं। तो जिनको ये घर पर ले जा करके और उसे जो जूठन इकट्ठा कर लेते हैं और सारे के सारे आदमी अपना खाते हैं। एक आध यानी कि उसमें मिठाई भी रहती है, थोड़ी बहुत सब्जी भी रहती है, पत्तल भी रहती है, तो सारा के सारा अपना खाते रहते हैं। जिस बारात में पत्तल जूठन का काम उतरती थी, कहा जाता है कि भुक्कड़ लोग आ गए। यानी कि जिस जहां पर जाते थे ना, वो कहते थे कि भुक्कड़ लोग आ गए, सारा चट पड़ गए हैं। अक्सर लोग ऐसे मौके पर बड़े बड़े ऐसे बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे। उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। यानी कि एक बड़ा बारात हुआ तो उसमें यानी कि जूठन आया, जो पत्ता उठता है ना, तो उसमें तो बहुत ज्यादा यानी कि दिन तक चले। पत्तलों से जो पूड़ियां एकत्रित हुए ना, उन्हें धूप में सुखा करके उसके बाद चारपाई
पर कोई कपड़ा डाल करके उन्हें फैला दिया, और अक्सर मुझे पहाड़ी पर बैठाया जाता, क्योंकि सूखने वाली जो पूरी होती थी ना, उसको कौवे मुर्गे यानी कि खा जाते थे, तो इनको यानी कि उसमें रखा जाता था सुखाने के लिए, कि तुम यहाँ पर रख कर और उनको क्या करो, चीज जो पक्षी उक्षी होते हैं ना, उनसे नहीं अति करो। ये सूखी ये पूरियां कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगो करके उबाल दिया जाता था, और उबली हुई पूरी और मिर्च रख करके और नमक डाल करके अपना खाते थे। कभी कभी गुड़ और लुगदी, लुगदी क्या होता है, जो कि इस प्रकार से यानी कि गोला बना लेते हैं ना, तो उसको कहते हैं लुगदी। क्या कहते हैं? लुगदी। तो मन के भीतर यानी कि कांटे, यानी कि बहुत बड़े चाव से अपना खाते रहते थे। कैसा जीवन था, दिन रात मर खप कर हमारे पसीने, कीमत में मात्र क्या मिलता था? जूठा। यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद क्या मिलता था? केवल जूठा। फिर भी किसी से शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था पिताजी का हाथ बटाने, गाँव को खाने देख कर के अक्सर सोचता करता था कि ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, यानी कि निवास पर इनको आया हुआ था किसी इंटरव्यू के सिलसिले से। किसके सिलसिले से? इंटरव्यू के सिलसिले से। और गांव से मेरा पता लेकर के आया था। रात में वहीं पर रुका। पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वो बोला कि भाभी जी, आपका हाथ तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। उसको बात सुनकर के मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा कि बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेंद्र जब तब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई का काम करती थी, और शादी से 10-12 दिन पहले माँ पिताजी यानी कि दोनों वहां पर जाते थे घर आंगन को साफ सुथरा करने के लिए। बेटी की शादी का मतलब गांव भर था कि इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी ना रह जाए। गांव भर के चरपाइयों को धो धो करके इकट्ठा किया जाता था। पिताजी ने बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लेकर लिए दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। मैं और मेरी छोटी बहन बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, उस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही थी, वो हमें भी खाने को मिलेगी। यानी कि बाहर बैठे थे। जब सब लोग खा पी करके चले जाते थे, तो सुखदेव त्यागी ने को दलान से बाहर आते देख करके, चौधरी जी, ये सब तो खाना खा कर चले गए, महारे जात को भी एक पत्र उधर कुछ दे दो। तो वह यानी कि इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्र लेकर के और टोकरे भर की तरफ इशारा कर दिया कि जूठन ले जा रही थी। ऊपर से ताकतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूक, यानी कि वे यानी कि बोलने लगे कुछ। अब सब बोलने लगे, उठ टोकरा दरवाजे से और चलती बनो, यानी कि टोकरा उठाओ और यहाँ से चलती बनो जूठन उठन लेकर के। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था, और घर की आर्थिक हालत कमजोर थी कि एक पैसे के लिए परिवार को भटकना पड़ता था, और मेरे पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी, यानी कि किताबें उनके पास बहुत कम रहती थी। दोस्तों से मांग करके अपना काम चलाना पड़ता था। कभी कभी तो कपड़ों की भी वही स्थिति हो जाती थी। जो मिल गया वहीं पहन लिया, जो मिल गया वहीं वक्त पर खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम चूहड़ों का था, यानी कि मरने का जो पशु से नहीं मर जाते हैं,
तो चूहों का काम होता है यानी कि उठा करके फेंकना, जिसको चमाने बोलते हैं। तो जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनत या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय एक भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाया करता था कि देर हो जाने पर गालियां भी देता था। और उठाने वालों को इकट्ठा करने के अवसर देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को लोग ज्यादा यानी कि उठाना नहीं चाहते थे। उसके अगले पिछले पैर को रस्सी बांध कर और घसीट करके अपना ले जाना पड़ता था। इस श्रम साधु में मात्र गालियां ही उनको मिलते थे। इतने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मूल भाव नहीं, निर्धरता को बरकरार माना जाता है। रखने की षड्यंत्र थी कि यह मरे हुए पशु को खाल मुजफ्फरनगर को चमड़ा बाजार में बेचा जाता था, यानी कि उनके चमड़े को निकाल करके उन्हें होटल के बेच लेते हैं, ले जाते हैं। उन दिनों यानी कि पशुओं की खाल यानी कि 20-25 रुपए बिकता था। कितने में? 20-25 रुपए में 10-15 रुपए भाव दिखाते थे। 10-15 रुपए की बहुत भारी दिखाते थे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा ऐसे आ जाता है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ कम से कम एक पैसा भी तो कट फट जाने के बाद जो होती थी, खाल निकालने के लिए नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार यानी कि मना कर देते थे कि हम अब नहीं लेंगे। ब्रह्मदेव तवा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया, उठ नहीं पाया और मर गया। कुछ देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उसे रोज रिश्तेदारी में गए थे और घर पर मेरी माँ और बहन थी, भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई कि बैल की खाल उतारने के लिए किसको भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, कोई भी उसका समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए, लेकिन उसके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था, यानी कि स्कूल में थे। माँ ने थक हार करके मुझे ही बुला लिया कि चलो, यानी कि उसका खाल उतारना है। खाल से बनता क्या है? तो ढोल वगैरह जो नहीं होते, वो बनता था। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन फिर कोई चारा भी नहीं था, इसलिए यानी कि उनको करना पड़ता था। मेरे चाचा 16 महाकामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत का काम यानी कि नहीं करते थे। माँ को फिक्र लगी रहती थी कि हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। पहले जो होता था ना कि गिद्ध यानी कि ज्यादा आता था, तो पहुंचने पर यानी कि गिद्ध जो जंगली जानवर नहीं, तो इसलिए जल्दी यानी कि करते थे। थोड़ी देर बाद थक कर के बीड़ी पीने बैठ जाते थे और चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोल की धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक में भी नहीं होगा, यानी कि बोल दिए कि खाल उतारने के लिए। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब संकट में फंस गए। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज यानी कि बहुत कुछ जो टूट रहा था, चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं की गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उस दलदल से घसीट रहे थे और चाचा के साथ दोपहरी में जिस यातनाओं को मैंने भोगा था, जो आज भी यानी कि तन पर ताजा याद था। तो इतना रोज मुझे जैसे जैसे काम कर रहे थे कि मेरे भीतर जमा था। चाचा ने कहा जमीन फैला दिया, उसपे बनी थी जमीन में सूख लिया। चाचा ने शाम को चारा बांध दिया, सिर्फ
वहां से 2 मिनट घर था बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता जाता था और बसेरा जाने वाली जो सड़क थी, हम लोग वहां पर बस अड्डे पर पहुंच गए और गठरी सीट से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दिया और बोले कि यहाँ से तुम आगे ले जाओ, मैं थक गया। उस रोज मैं चाचा उसको बहुत कहा लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पर खड़ा। दो मैं स्कूल की छुट्टी का समय है। मैं स्कूल से सभी साथी को यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैं गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो स्कूल में हमको सब क्या करेगा, चिढ़ाएगा। और गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दिया बलजोड़ी। गठरी का वजन मेरे से ज्यादा था, मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की भी परिचित भीड़ से मैं उस रोज उस तरह निकला कि मेरा मन जानता है कि एक भय और मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले। यानी कि स्पीड इसलिए चल रहे थे कि कोई देख न ले। कोई सहपाठी मिल जाए तो फिर क्या होगा, अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे दी गई। लग रहा था गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक दंगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। भाभी ने उसे रोज माँ से कहा कि इनसे ये न करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरों में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस यानी कि घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि आज भी उस गंदगी में लोग जी रहे हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगले क्लास में इनका क्वेश्चन आंसर आपको करा देंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर हम रहने देते हैं, मिलेंगे तब तक अगले क्लास में। इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो आपका 8 सब्जेक्ट है वो सब के सब यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है, टोटल सब्जेक्ट। तो फिर रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये वीडियो रिकॉर्डेड था